आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, एटम के 3 मेजर मॉडल्स, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर। फोकस ये रहेगा कि हर मॉडल किस ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से आया और फिर उस मॉडल की लिमिट क्या थी। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलो पहले रोड मैप सेट कर लेते हैं। हर मॉडल के लिए हम 3 चीजें देखेंगे। पहला, एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन। दूसरा, साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर कैसा प्रपोज किया। तीसरा, वो मॉडल कहाँ फेल हुआ, यानी नेक्स्ट मॉडल की नीड क्यों पड़े। सबसे पहले थॉमसन। सोचो अगर किसी चीज के अंदर नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स मिल रहे हैं तो एटम को इंडिविजिबल बोलना मुश्किल हो जाता है, राइट? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स ने एग्जैक्टली यही हिंट दिया। एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। तो थॉमसन ने मॉडल बनाया, एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी होगा। उसने सोचा पॉजिटिव चार्ज एक स्प्रेड आउट स्फीयर जैसा है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है, जैसे प्लम पुडिंग में रेजिन्स। आइडिया सिंपल था, न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन हो जाती है और इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस भी फिट हो जाता है। अब ड्रॉबैक समझो, अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता तो कोई हेवी फास्ट पार्टिकल जब एटम के पास से गुजरता यूजुअली सिर्फ स्मॉल डिफ्लेक्शन होता। थॉमसन मॉडल लार्ज एंगल डिफ्लेक्शंस को रियलिस्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। ये गैप ही नेक्स्ट बिग एक्सपेरिमेंट को मोटिवेट करता है। अब रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को ऐसे देखो, अगर एटम मोस्टली स्मूथ स्प्रेड आउट चार्ज का ब्लॉब होता तो अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते, बट ऑब्जर्वेशन शॉकर थी। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गए, कुछ थोड़े डिविएट हुए और वेरी फ्यू ऑलमोस्ट वापस बाउंस बैक हो गए। बाउंस बैक का मतलब क्या? बीच में कुछ एक्सट्रीमली डेंस और पॉजिटिवली चार्ज्ड होना चाहिए। इससे रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है और पॉजिटिव चार्ज प्लस मोस्ट मास एक टाइनी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। ये मॉडल थॉमसन से बहुत बड़ा अपग्रेड था क्योंकि अब स्कैटरिंग पैटर्न लॉजिकली एक्सप्लेन हो गया। पर यहाँ एक क्लासिक प्रॉब्लम आती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में हैं, तो फिजिक्स के हिसाब से एक्सेलरेटिंग चार्ज एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी लूज करते करते इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट एटम स्टेबल होते हैं, सो मॉडल इनकम्प्लीट था। और सेकंड इशू, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड मॉडल नेचुरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब बोहर आता है एज अ फिक्स, स्पेशली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। ऑब्जर्वेशन ये थी कि एटम्स कंटिन्यूअस रेनबो नहीं देते, वो स्पेसिफिक लाइंस देते हैं, यानी स्पेसिफिक एनर्जीज। तो बोहर ने सोचा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हर वैल्यू नहीं ले सकती, इट मस्ट बी क्वांटाइज्ड। ये आइडिया क्वांटम थिंकिंग से मैच करता है जो प्लैंक और आइंस्टीन के वर्क से ऑलरेडी इमर्ज हो चुका था। बोहर के पोस्टुलेट्स को इंट्यूशन से समझो। उसने कहा कुछ अलाउड ऑर्बिट्स होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है और एनर्जी रेडिएट नहीं करता। रेडिएशन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक अलाउड ऑर्बिट से दूसरी अलाउड ऑर्बिट में जंप करता है। जंप का एनर्जी डिफरेंस ही फोटोन के फॉर्म में एमिट या अब्सॉर्ब होता है। इससे लाइन स्पेक्ट्रम का रीजन क्लियर हो जाता है। लाइंस इसलिए डिस्क्रीट है क्योंकि लेवल्स डिस्क्रीट है। बोहर मॉडल की स्ट्रेंथ ये थी कि हाइड्रोजन जैसे सिंपल एटम्स के स्पेक्ट्रल लाइंस और रेडियाई काफी एक्यूरेटली एक्सप्लेन हो गए, बट ड्रॉबैक्स भी इम्पोर्टेंट है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए ये मॉडल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। फाइन स्ट्रक्चर, ज़ीमन इफेक्ट और फुल क्वांटम बिहेवियर को कैप्चर नहीं कर पाता। मतलब डायरेक्शन सही थी पर मॉडल अभी भी सेमी क्लासिकल था। चलो अब तीनों को एक साथ कंपेयर करके लॉक कर देते हैं। टेबल में तुम क्विकली देख पाओगे कौन सा एक्सपेरिमेंट, क्या स्ट्रक्चर और किस रीजन से नेक्स्ट मॉडल की नीड पड़ी। एग्जाम में यही स्ट्रक्चर आंसर्स को वेरी क्रिस्प बना देता है। लास्ट टेक अवे, साइंस में मॉडल स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होते हैं। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस एस्टैब्लिश किया और बोहर ने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का आइडिया ऐड करके स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया। तुम्हारे आंसर में अगर तुम एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन और लिमिटेशन को क्लियरली लिंक कर दो तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है।